दोस्तों रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपका डी सॉर्टी ब्रिज। हमने अभी जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है टाइप्स ऑफ एसी ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जब टाइप्स ऑफ एसी ब्रिज में स्टडी किया है वो 5 ब्रिज स्टडी किया है। जो पहला मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज एंड ओवेंस ब्रिज। यानी ऑल these 5 bridges are used for the measurement of inductance। इन जितने भी 5 ब्रिज हमने स्टडी किया इस प्रीवियस क्लासेस में, ये सारे के सारे ब्रिज का हम यूज करते हैं इंडक्टेंस के मेजर करने। किसी में लो क्वालिटी फैक्टर हो तब मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, किसी हाई क्वालिटी फैक्टर हो या किसी वाइड रेंज के लिए है, तो ये सारे चीज है। अब हम बात करते हैं डी सॉर्टी ब्रिज। डी सॉर्टी ब्रिज बेसिकली क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ एसी ब्रिज विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। यानी एसी ब्रिज का हम यूज करके कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यानी कैपेसिटेंस मेजर कैसे करते हैं? इन डी सॉर्टी ब्रिज द कैपेसिटेंस इज मेजर बाय कंपेयरिंग ए अननोन कैपेसिटर विथ स्टैंडर्ड कैपेसिटर। यानी हम क्या करते हैं, एक अननोन कैपेसिटर को स्टैंडर्ड कैपेसिटर के साथ कंपेयर करके हम अननोन कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये है, दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ डी सॉर्टी ब्रिज। अब देखिए ब्रिज है तो जनरली क्या 4 आर्म्स होंगे, एसी ब्रिज है तो एसी पावर सप्लाई होगा आपका और डिटेक्टर होगा। अब देखिए 4 आर्म्स है, जैसे ए बी, एक आर्म होगा ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। अब देखिए इस सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है। इसमें ए बी टर्मिनल के थ्रू क्या कनेक्टेड है? C1 कैपेसिटर, जो कि क्या है? अननोन है। यानी ये हमारे लिए क्या है? एक अननोन है। ये पार्ट ये है हमारे लिए अननोन। बाकी जो है आपका C2, R3, R4 ऑल दीज आर नोन टू अस। यानी हमें इसका वैल्यू पता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो C1 है इसको अगर हम बोल सकते हैं तो एबीटर में ये Z1 इंपीडेंस हो गया, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय कंपेयरिंग विद C2 यानी स्टैंडर्ड कैपेसिटर। ठीक है। अब देखिए क्या है, आर्म C1 is unknown capacitor is connected between terminal AB, arm BC, R3 is a non-inductive resistance is connected between terminal BC and arm CD, R4 non-inductive resistance is connected between terminal CD। और आर्म DA में देखिए, आर्म DA बोल दे या AD बोल दीजिए, इसमें क्या है? C2 नॉन स्टैंडर्ड कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल DA। अब देखिए ये जो 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, बेसिकली इसका हम यूज करते हैं टू फाइंड द बैलेंस कंडीशन। यानी हम जो ब्रिज है उसको बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए हम इन दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए बैलेंस कंडीशन में जब भी आएगा ब्रिज, और बैलेंस कंडीशन में आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर आप देख रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो होगा डिफ्लेक्शन होगा वो नल डिफ्लेक्शन होगा। नल डिफ्लेक्शन का मीनिंग हुआ कि देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर। यानी इस डिटेक्टर के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये बैलेंस कब होगा कि अगर पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट टर्मिनल डी, यानी दोनों पे सेम पोटेंशियल होगा। यानी इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस 0। यानी जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो यहाँ पे क्या नल डिफ्लेक्शन होगा और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी बैलेंस कंडीशन में या तो डिटेक्टर के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करता है, और जो डिटेक्टर जिस टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ द करंट ब्रिज इज बैलेंस एट दैट कंडीशन, करंट I1 is equal to I3 and current I2 is equal to I4। यहाँ लिखते हैं एट बैलेंस कंडीशन I1 is equal to, अब देखिए ये जो करंट है ये A से B की तरफ जा रहा है, I1 है, और सेम करंट जा रहा है वो B से। क्यों कि इस जंक्शन पे आके करंट डिवीजन नहीं हो रहा। क्यों? देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर। यानी I1 is equal to I3, सिमिलरली करंट I2 is equal to I4। अब देखिए
पोटेंशियल की बात करें, दोनों टर्म में पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब हुआ E1 इक्वल टू E2 एंड E3 इक्वल टू E4। अब देखिए हर एक टर्मिनल के बीच में इंपीडेंस है, तो इसका हम वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। यानी Z1 क्या है हमारा, C1 है, कैपेसिटर C1 है, इसका इंपीडेंस क्या 1 अपॉन J ओमेगा C1। Z2 देख लीजिए, AB के टर्मिनल या DA टर्मिनल के बीच है, यानी कैपेसिटर C2 है, ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन J ओमेगा C2। Z3 है, ये देखिए DC टर्मिनल के क्रॉस और जो होगा Z3 होगा, यानी ये आपका Z1 होगा यहाँ पे, ये AB टर्मिनल Z1, AD टर्मिनल Z2, ये BC टर्मिनल Z3 एंड CD टर्मिनल Z4। तो अब Z3 देखिए, यानी हो जाएगा वो आपका R3 एंड Z4 हो जाएगा आपका R4। यहां तक क्लियर है। अब देखिए जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, तो जो ब्रिज का जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन है वो क्या होता है, जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन, ये पार्ट है जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए बात करते हैं जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन का, तो जनरली क्या होता है, द इम्पीडेंस ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट टर्मिनल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट टर्मिनल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द इम्पीडेंस ऑफ अदर अपोजिट पेयर ऑफ टर्मिनल इम्पीडेंसेस। यानी ए बी एक टर्मिनल है जिसके क्रॉस एक इम्पीडेंस है Z1 और उसके अपोजिट टर्मिनल क्या है CD है, यहाँ हम Z4, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा AD टर्मिनल और BC टर्मिनल के इम्पीडेंस का। यानी Z1 इंटू Z4, हमने लिया हुआ इसको Z1, यहाँ लिया हुआ है Z3, ये हमारा है Z2 और ये हमारा है Z4। यानी Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अब देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है Z1, Z2, Z3 एंड Z4 का, यहाँ पुट कर दीजिए। अब यहाँ हम Z1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इंप्लाइड है 1 अपॉन J ओमेगा C1, 1 अपॉन J ओमेगा C1 इंटू Z4 हमारे पास क्या है R4 इक्वल टू 1 अपॉन J ओमेगा C2 इंटू R3। अब देखिए दोनों साइड J ओमेगा से J ओमेगा कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आया R4 अपॉन C1 इक्वल टू R3 अपॉन C2, R4 अपॉन C1 इक्वल टू R3 अपॉन C2। दिस इम्प्लाइड दैट, वैल्यू किसका निकालना है C1, यानी Z1, C1 क्या है नोन है हमारे लिए, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू R4 C2 अपॉन R3। अब देखिए हमने जो वैल्यू है कैपेसिटर का बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ये आपका अननोन कैपेसिटर का वैल्यू है, वो आ गया आपका R4 C2 अपॉन R3। अब देखिए हमने जब मेजर करना है तो हम मेजर कर सकते। अब बात करेंगे इसके फेजर डायग्राम का। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं फेजर डायग्राम। तो बेसिकली फेजर डायग्राम होता क्या है, जो फेजर डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन थ्रू ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, क्या फेज डिफरेंस है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है। अब देखिए फेजर डायग्राम के लिए आपको बेसिक 3 कंसेप्ट हमेशा याद रखना। फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, किसी भी चीज का अगर फेजर सर्किट या फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 3 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कंपोनेंट रजिस्टर है,
वोल्टेज एंड करंट क्या होगा, सेम फेज में होगा, सेम फेज। कब, जब कंपोनेंट आपका क्या है, रजिस्टर। ये क्या है, रजिस्टर। वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री। कब, जब कंपोनेंट आपका क्या है, इंडक्टर। वोल्टेज लैग करेगा 90 डिग्री। कब, व्हेन द कंपोनेंट इज कैपेसिटर। इन तीनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखिए ये ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में है तो क्या है आपका, पहले ही बताया था मैंने, I1 इक्वल टू I3, I2 इक्वल टू I4। लिख लेते हैं, एट बैलेंस कंडीशन I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4. Similarly, E1 is equal to E2 and E3 is equal to E4. अब देखिए बैलेंस कंडीशन में I1 is equal to I3, I2 is equal to I4, E1 is equal to E2 and E3 is equal to E4. अब देखिए E1 क्या है आपका, E1 जो है वो होगा क्या, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर का, ये होगा आपका I1 अपॉन जे ओमेगा C1। अब देखिए E2 क्या होगा, I2 अपॉन जे ओमेगा C2। और E3 क्या होगा आपका, E3 देखिए, E3 क्या है आपका, I3 R3। और I3 इक्वल टू I1 है, इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, I1 R3। ऐसे E4 क्या हो जाएगा आपका, E4 इक्वल टू I4 इंटू R4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 इंटू R4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। अब किसी भी सर्किट के अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उससे कोई एक रेफरेंस ले लेते हैं, वोल्टेज या करंट। यहाँ से हम क्या लेंगे, करंट I1 को एज ए रेफरेंस ले लिया हमने, करंट I1 को हमने एज ए रेफरेंस ले लिया। ये आ गया वो करंट I1। अब देखिए करंट I1 के क्रॉस, इस टर्मिनल के क्रॉस, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ इस कंपोनेंट का C1 का, I1 अपॉन जे ओमेगा C1। अब देखिए ये जो है कैपेसिटिव वोल्टेज है, कैपेसिटिव वोल्टेज क्या होगा, लैग करेगा करंट से 90 डिग्री। ये आ गया आपका E1 इक्वल टू I1 जे ओमेगा C1। अब देखिए I1 इक्वल टू क्या आपका I3 है। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस ए बी सी डी टर्मिनल दे दीजिए, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस बी सी टर्मिनल क्या है, I3 R3। ये क्या है आपका रेजिस्टिव वोल्टेज है, तो क्या होगा, करंट के सेम फेज में होगा, I3 R3। अब देखिए I3 R3 इक्वल टू क्या आपका I4 R4 है। यहां देखिए E3 इक्वल टू E4 है, एक पे क्या आ जाएगा आपका I4 R4। अब देखिए इसका बात करते हैं I2। अब देखिए जो I2 में है E1 इक्वल टू E2, यानी यहां पे आ जाएगा आपका I2 अपॉन जे ओमेगा C2। इसका मतलब आपको E2, अब E1 इक्वल टू E2 है, तो ये करंट, ये कैपेसिटिव वोल्टेज है, तो ये लाइक करेगा तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, I2 इसी एक्सिस पर कहीं आएगा, फिर हमने ले लिया करंट I2। अब I2 करंट किससे बराबर है, I4 का। अब देखिए जो रिजल्टेंट वोल्टेज है E, जो रिजल्टेंट वोल्टेज E है, ये क्या होगा, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस टर्मिनल
प्लस दिस टर्मिनल, या सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल ए बी टर्मिनल प्लस बी सी टर्मिनल, यानी ई इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 प्लस E3 या हो जाएगा E2 प्लस E4। ठीक है, अब देखिए E1 E2 तो यहाँ पे है और E3 E4 आपका यहीं पे है, E2 हो जाएगा E4। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका वोल्टेज E को। ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट फेजर होगा वो रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ करेगा किसको, वोल्टेज E को। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका आ गया वोल्टेज, यानी ये है फेजर डायग्राम ऑफ डी शॉर्टी ब्रिज। अब देखिए जो डी शॉर्टी ब्रिज हमने स्टडी किया है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका जो सर्किट है बहुत ही सिंपल है, और दूसरा क्या है, कैलकुलेशन इज सो इजी। इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी है। अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन इजी है, ठीक है, और सिंपल सर्किट है, तो आप बड़ी इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर्स, अननोन कैपेसिटर के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसका डिमेरिट्स क्या है कि जब भी अगर कोई लॉसी कैपेसिटर आ जाता है, इन दोनों में से कोई भी कैपेसिटर लॉसी हुआ जिसमें लॉसेस हो रहा है, यानी डायरेक्टली लॉस में तो क्या है, डायरेक्टली लॉसेस होगा, तो जो बैलेंस कंडीशन है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इफ द कैपेसिटर एनी वन कैपेसिटर इज if any one capacitor has a direct loss, then we cannot measure the value of unknown capacitance। यानी इन दोनों कैपेसिटर में से और कोई भी कैपेसिटर ऐसा हुआ जिसमें डायरेक्ट लॉस है, तो हम बैलेंस कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते और इसका वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ, इसको हम मॉडिफाई किया गया, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कैपेसिटेंस मेजरमेंट ऑफ ब्रिज, इसको बोलते हैं डी शॉर्टी इम्परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, इसको बोलेंगे परफेक्ट कैपेसिटेंस मेजरमेंट ऑफ द ब्रिज। यानी ये डी शॉर्टी ब्रिज है, इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला कैटेगरी जो हो गया वो गया परफेक्ट कैपेसिटेंस मेजर के लिए, जिसमें क्या है, लॉसलेस कैपेसिटर, और इसमें कोई लॉसेस नहीं हो। बट इसको ही मॉडिफाई किया गया लॉसी। अब देखिए लॉसी तो होगा ही, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कैपेसिटर में कोई डायरेक्ट लॉस नहीं हो। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, ये आइडियल कैपेसिटेंस मेजर करने के केस में हो गया। जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो वहां पे लॉसेस आएंगे, डायरेक्ट लॉसेस आएंगे, तो उसके लिए इसमें क्या किया गया, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन क्या किया गया कि C1 और C2 में कुछ रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया गया, जिसके थ्रू हमने मॉडिफाई कर दिया, जिसको बोलते हैं डी शॉर्टी ब्रिज, modified डी शॉर्टी ब्रिज which are used for the measurement of lossy capacitor या direct loss कैपेसिटर या imperfect कैपेसिटर। तो आइए अब बात करेंगे imperfect कैपेसिटर के बारे में। imperfect कैपेसिटर डी शॉर्टी ब्रिज को कैसे मॉडिफाई करके हम मेजर करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डी शॉर्टी ब्रिज था। उसका डिसएडवांटेज ये था कि हम लॉसलेस कैपेसिटर है, अगर लॉसी कैपेसिटर है तो उसका वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहे थे डी शॉर्टी ब्रिज से। तो क्या किया गया, अगर लॉसी कैपेसिटर हो तो तब हम कैसे मेजर करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया। उसमें क्या किया, जो डी शॉर्टी ब्रिज में था, यहाँ पे C1 था, उसके साथ हमने R1 रेजिस्टेंस और C2 स्टार्ट में R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये स्मॉल R1 और स्मॉल R2 जो रेजिस्टेंस है वो लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉसेस को। कंपोनेंट में क्या लॉसेस है, कंपोनेंट के लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल R1 एंड स्मॉल R2। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने डी शॉर्टी ब्रिज के ऊपर बता दिया था। इट इज ए वेरी सिंपल सर्किट एंड द कैलकुलेशन आर सो इजी। बट डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी कैपेसिटर था वहां पे, अगर उसमें कोई इसी कैपेसिटर में अगर लॉस आ जाएगा, लॉसी होगा या लॉस जिसमें लॉसेस हो रहे होंगे, तो उसके हम जो बैलेंस कंडीशन है वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कि हम कैसे मेजर करें, यानी बोले कि इम्परफेक्ट कैपेसिटर है उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमने ये क्या, डी शॉर्टी ब्रिज को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया,
जो C1 और C2 जो कैपेसिटर थे उसमें हमने रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। ये रेजिस्टेंस R1 का ऐड किसके साथ हुआ, C1 के साथ, और रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट हुआ C2 के साथ। और जो स्मॉल R1 रजिस्टर है और स्मॉल R2 है वो कंपोनेंट के लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं Z1, Z2, Z3 एंड Z4 क्या होगा। Z1 जो है आपका हो जाएगा R1 प्लस स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1। Z2 हो जाएगा आपका R2 प्लस स्मॉल R2 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C2। Z3 होगा आपका, ये हो जाएगा आपका R3 एंड Z4 इज इक्वल टू R4। अब ये जो ब्रिज बैलेंस इक्वेशन है वो क्या है, जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन, जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन है Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। फिर भी अभी भी मैं बोलूंगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट A B C एंड D टर्मिनल है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट टर्मिनल इम्पीडेंसेस का जो प्रोडक्ट हो वो अदर पेयर ऑफ इम्पीडेंसेस के प्रोडक्ट के अगर बराबर है तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। यानी ये इसका इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा, इसके अगर बराबर नहीं है तो ब्रिज बैलेंस नहीं है। ठीक है, और ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या I1 इक्वल टू I3 एट बैलेंस कंडीशन, यहाँ लिख देता हूँ एट बैलेंस कंडीशन करंट I1 इक्वल टू I3 एंड करंट I2 इक्वल टू I4। अब देखिए ब्रिज बैलेंस इक्वेशन है Z1 इक्वल टू Z4 और Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, Z1 Z2 Z3 एंड Z4 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यानी हो जाएगा आपका R1 स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1 इंटू R4 इक्वल टू R2 स्मॉल R2 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C2 इंटू R3। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, हो जाएगा आपका क्या R1 प्लस स्मॉल R1 मल्टीप्लाइड बाई R4 प्लस R4 अपॉन j ओमेगा C1 इक्वल टू R2 स्मॉल R2 इंटू R3 प्लस R3 अपॉन j ओमेगा C2 लिख सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को, इसमें आपका ये रियल पार्ट है, यहाँ ये रियल पार्ट है आपका, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट। और देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप यहाँ से इक्वेट कर लीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से हम इक्वेट कर लेंगे। यानी रियल पार्ट के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, इधर रियल पार्ट कर लेते हैं, यहाँ हम इमेजिनरी पार्ट के लिए रियल पार्ट इक्वेट करते हैं। देखिए R1 स्मॉल R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल R2 इंटू R3। ठीक है, अब देखिए
R3 अपॉन R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R3 अपॉन R4 इक्वल टू R1 प्लस स्मॉल r1 अपॉन R2 प्लस स्मॉल r2। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं, रिवर्स कर दीजिए, तो या आप लिख सकते हैं R4 अपॉन R3 इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल r2 अपॉन R1 प्लस R। कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, R4 अपॉन जे ओमेगा C1 इक्वल टू R3 अपॉन जे ओमेगा C2। अब देखिए जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू R4 अपॉन R3। अब देखिए इसको देखिए, ये वाले इक्वेशन को देखिए और इसको देख लीजिए, दोनों इक्वेशन को आप देखिए तो क्या हो जाएगा, C1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख लीजिए, C1 अपॉन C2 इक्वल टू R4 अपॉन R3 इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल r2 अपॉन R1 प्लस स्मॉल r1। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने देखा, यहाँ से इस रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ C1 को। अब देखिए इसमें क्या है, जो लॉसेस है वो लॉसेस को भी हम मेजर करेंगे, जिसको बोलते हैं डिसिपेशन फैक्टर। लॉसेस के मतलब क्या है, डिसिपेशन फैक्टर को भी। चलिए दोस्तों, जब हमने अभी देखा था कैसे हम मेजर कर रहे थे, जो मॉडिफाइड डिसॉटी ब्रिज है उसे हमने C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू R4 अपॉन R3 और इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल R2 अपॉन R1 अपॉन स्मॉल R1। अब हम देखेंगे कि डिसॉटी ब्रिज का, मॉडिफाइड डिसॉटी ब्रिज का पावर डिसिपेशन भी हम मेजर कर सकते हैं, यानी डिसिपेशन फैक्टर इसको बोलते हैं। डिसिपेशन फैक्टर होता क्या है, टेंजेंट ऑफ द लॉस एंगल, या होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ क्वालिटी फैक्टर। जो क्वालिटी फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल होता है। अब इसको हम जनरली डिनोट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर से हम परफॉर्मेंस पता करते हैं कि कितना स्टोरेज होगा, कितना बेटर हमारा डिवाइस है। कॉइल के बारे में बात करें, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है। डिसिपेशन का मतलब कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, एंड डिसिपेट होकर हमारा एनर्जी लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसको हम जनरली डी से यूज करते हैं। डी इक्वल टू होता है tan ऑफ डेल, दिस इज इक्वल टू ओमेगा C1 R1 या हो जाएगा ओमेगा C2 R2। इस तरह से आप डिसिपेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं मॉडिफाइड डिसॉटी ब्रिज में। अब देखिए डिसॉटी ब्रिज का हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो वोल्टेज है इसको हम ले लिया EC1, ये जो वोल्टेज है आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा EC2। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में I1 इक्वल टू I3 और I2 इक्वल टू I4, E1 इक्वल टू E2 एंड E3 इक्वल टू E4, और जो टोटल वोल्टेज E होगा ये हो जाएगा E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4। ठीक है, अब हम बैलेंस कंडीशन को लेते हुए, बैलेंस कंडीशन हमें पता है, ये पता है हमें। ठीक है, अब हम फाइंड आउट फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। फेजर डायग्राम में हमने एक रेफरेंस ले लिया, इसको हमने बोल दिया I1। अब जो I1 है, I1 इक्वल टू I3, I3 भी यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए I1 है तो वोल्टेज I1 R1 इसी एक्सिस होगा, I1 R1 अगेन I1 स्मॉल R1 भी यही होगा। अब देखिए कैपेसिटिव वोल्टेज है, ये होगा I1 अपॉन जे ओमेगा C1, ये हो गया फेज ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे कैपेसिटिव वोल्टेज ये भी इसके हो जाएगा इक्वल I2 जे ओमेगा C2। इसका मतलब क्या है कि इसी एक्सिस पे हमारा I2 होगा, तो I2 हमने ले लिया इसी एक्सिस पे है। अब देखिए I2 R2 और I1 स्मॉल R2।
अब EC1 क्या है, EC1 क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट, एंड दिस और दिस, इसका हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमें मिल गया वोल्टेज EC1। अब देखिए EC1 और I2 इक्वल टू हो जाएगा E1। EC1 I1 R1। ये हो गया E1। सिमिलरली I2 R2 एंड इसका क्या हो जाएगा आपका EC2, यानी हमारा आ जाएगा वोल्टेज EC2। अब EC2 और I2 R2 का जो ड्रॉ करेंगे फेजर, वो रिप्रेजेंट करेगा किसका, E2 वोल्टेज का। यानी ये जो हो गया हमारा, यानी जो E2 होगा ये E1 इक्वल टू E2, यही आ गया हमारा। अब देखिए I3 R3 इसी एक्सिस पे नहीं होगा, तो I3 R3 ये किसके बराबर है, E3 के। E3 बराबर किसके, आपके E4 का। ये बराबर हो जाएगा I4 R4 का, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, I2 इक्वल टू क्या है करंट, I4। अब देखिए जो E वोल्टेज है क्या है, E1 प्लस E3 है, E2 प्लस E4, तो इन दोनों का जो फेजर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका E वोल्टेज को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज E को। दोस्तों ये जो एक्सिस है E1 इक्वल टू E2 एंड E3 इक्वल टू E4, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा वोल्टेज E को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसका जो रिजल्टेंट फेजर होगा, ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका वोल्टेज E को। यानी ये हो गया वोल्टेज E। यानी दिस इज अ कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज। दोस्तों आशा करता हूँ आज डी शॉर्टी ब्रिज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। डी शॉर्टी ब्रिज, डी शॉर्टी और मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज भी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को कंप्लेन आ रहा है कि सर वीडियो नोटिफिकेशन में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप बेल आइकन पे जाके वहां पे क्या करेंगे, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तभी अगर ऑल का ऑप्शन अपने नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब अगर ऑल आइकन आपने सिलेक्ट किया कर लिया है तो जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।